Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is ecosystem. Most important questions, NEET biology. Okay, so now let us start. The ecosystem. Ecosystem term is given by Tansley, 1935. Interaction between abiotic and biotic factors which are helpful in maintaining life is called ecosystem. इकोसिस्टम कैन बी टेम्परेरी जैसे रेन वाटर पॉन्ड और परमानेंट जैसे लेक फॉरेस्ट. दीज आर डिविजिबल इनटू टू कैटेगरीज. टेरेस्ट्रियल जैसे एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. एक्वाटिक जैसे फ्रेश वाटर पॉन्ड्स लेक्स यूस्ट्रेज. इकोसिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू components, biotic and abiotic components. Okay, so now biotic component which contain the life. Biotic components are the components which contain life. Abiotic component, these are non living components. तो biotic components में हम देखते हैं, biotic components में आते हैं जैसे producers, these are also called transducer. एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन. कंज्यूमर, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर ऑल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स. तो इसमें आते हैं जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, थर्ड टर्शरी कंज्यूमर स्नेक, टॉप कंज्यूमर में ईगल. इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजर्स. माइक्रोमियर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आती हैं जिसमें ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया. डीकम्पोजर्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बट इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. जैसे क्लाइमेट से मिलने वाले कंपोनेंट हैं जिसमें सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर. और एडेफिक में सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं जिसमें मिनरल्स एंड पीएच. तो अभी हमने देखा कि एबायोटिक फैक्टर्स जो इतने भी हैं इनमें लाइफ नहीं है, जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, मिनरल, पीएच. लेकिन लाइफ किस में है? बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स में. तो अगर हम एक भी कंपोनेंट एबायोटिक का यहाँ से हटा दें तो हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. जैसे एयर नहीं होगी तो बायोटिक कंपोनेंट जिंदा नहीं होंगे, वाटर नहीं होगा तो बायोटिक कंपोनेंट जिंदा नहीं होंगे. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, माइनस या प्लस में आ जाएगा तो भी बायोटिक कंपोनेंट जिंदा नहीं होंगे. तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक में जिससे लाइफ मेंटेन हो रही है. इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. नाउ सेप्रोट्रॉफ्स. तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या है? विच डिकम्पोज द ऑर्गेनिक रिमेन्स बाय सिक्रेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे फंगाई. डेट्रियोबोर्ड्स आर द दूसरी टाइप है. डेट्रियोबोर्ड्स जैसे डीकम्पोजर्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म है. डेट्रियोबोर्ड्स जो रोटनिंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं. स्क्वेंजर्स में दे कंज्यूम द डेड बॉडीज़ जिसमें वल्चर हो गया, हाइना हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग्स हो गए, वॉल्फ हो गए, ये सब स्क्वेंजर्स हैं. इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. तो इस इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर वेयर द वेजिटेशन इज़ डेंस. एग्जाम्पल 5 से 7 स्ट्रेटा इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एग्जाम्पल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ एब्सेंट और रेयर इन डेजर्ट. तो अर्थ में सबसे ऊपर की लेयर से निचली सरफेस की लेयर्स के ग्रुप को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. हम जानते हैं कि सबसे ऊपर ह्यूमस होता है, उसके नीचे मिट्टी के अलग अलग लेयर्स होती हैं. तो इन सारे प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप. इट इज़ द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. इसके बाद आता है स्टैंडिंग स्टेट. इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एनी टाइम इन द सॉइल वाटर ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ नोन एज स्टैंडिंग स्टेट. तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट होना स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है. और बायोमास प्रोडक्शन जो होता है किसी इकोसिस्टम में उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं. तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है. अब आता है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देखें
तो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में आती हैं जैसे प्रोडक्टिविटी होती है, एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती हैं। तो वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम इज एस्टिमेटेड टू बी, बहुत अच्छा पॉइंट है, $33 ट्रिलियन पर ईयर। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने रेड से लिख रखा है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम इज एस्टिमेटेड टू बी $33 ट्रिलियन पर ईयर। नाउ पहला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी containing organic matter by an ecosystem per unit area per unit time is called productivity, and productivity is of two type, primary productivity and secondary productivity। तो सबसे पहले हम समझें primary productivity क्या होती है कि primary productivity it is the amount of energy किलो कैलोरी मीटर -2 ईयर -1, और अगर हम इसे बायोमास प्रोडक्शन के फॉर्म में लें तो बायोमास लेंगे हम ग्राम मीटर -2 ईयर -1 एक्यूमुलेशन। इसके 2 यूनिट हो गए प्रोडक्टिविटी के। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या तो किलो कैलोरी में आप मेज़र कर लें या उसे ग्राम मीटर में मेज़र कर सकते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद हम देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। It is the total organic matter synthesized by the producers in the process of photosynthesis per unit area per unit time is called gross primary productivity। इसके बाद देखते हैं हम net primary productivity। It is the total organic matter stored by the producer per unit area per unit time is called NPP। इसे कहते हैं net primary productivity। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पायरेशन की रेट को माइनस कर देते हैं। तो अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज सिंथेसाइज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर by consumers unit area per unit time is called secondary productivity। ओके, तो प्रोडक्टिविटी हमने जैसे ऐसे समझ सकते हैं हम, प्रोडक्टिविटी जैसे किसी एक तालाब में जितना भी एल्गी होता है वो फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड तैयार करता है उसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो अब ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फोटोसिंथेसिस करके हो गया। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में अब वो जो उसने ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस करके उसे मछलियों ने खाया, तो मछलियों ने खाने के बाद वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई, तो वो कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जब हम NPP निकालते हैं तो उस तालाब की जितनी भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें मछलियों ने उस एल्गी को खाकर जो रेस्पायरेशन किया था उसमें से हम -R कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पायरेशन। इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप आता है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है? इट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए किसी कॉम्प्लेक्स नेचर के सब्सटेंस को ब्रेक करने के प्रोसेस को ही हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन जो है वो माइक्रोब्स की मदद से होता है। इसके बाद डेट्राइटस, ऑर्गेनिक रिमेन्स, डेड प्लांट्स पार्ट्स, एनिमल रिमेन्स, एक्सक्रीशन आर ऑल्सो कॉल्ड डेट्राइटस। तो डेट्राइटस जो है सड़ा गला मटेरियल होता है, जैसे जो भी चीज़ जैसे ब्रोकन लीव्स होती हैं या काऊ डंग होता है मिट्टी के अंदर मिल गया, उस सारे प्रोसेस को डेट्राइटस कहते हैं। अब स्टार्ट होता है डीकम्पोजिशन के स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, मिलीपीड्स फीड ऑन द लार्ज पीसेस, द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर लेफ्ट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड स्टेप में आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम देखें, द डीकम्पोजर्स एक्सक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द डेट्राइटस, इट चेंज इन soluble complex organic substance into the simple or soluble organic and inorganic substances is called catabolism। कैटाबॉलिज्म हो गया। इसके बाद आता है लीचिंग। soluble substances formed during the decomposition and subjected to leaching
और पैसेज टू डीपर लेयर ऑफ द सॉइल वाटर बाय परलोकेटिंग वाटर, तो ये कहलाएगा लीचिंग यानी बिखर जाना, ठीक है। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेट्राइटस और ऑर्गेनिक रिमेन इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनने के प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस इज डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर रिच इन लिग्निन एंड सेल्यूलोज। इसके बाद आता है मिनरलाइजेशन, is the release of organic substances both non-minerals by example CO2 H2O and minerals like as a calcium magnesium and potassium, यानी डिकम्पोजिंग मटेरियल के जितने भी मिनरल के सॉइल में मिल जाने के प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसके हमने देखा 5 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप था फ्रेगमेंटेशन, ठीक, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कैटाबॉलिज्म, इसमें हम कहेंगे कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म में बदलता है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। लीचिंग का मतलब होता है बिखरना, ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का बनना, और मिनरलाइजेशन का मतलब जो भी कुछ बचा कुचा था उस बॉडी के अंदर, उसके मिट्टी के अंदर मिनरल्स का डिसॉल्व हो जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो 5 स्टेप्स हो गए। अब आता है ट्रॉफिक लेवल, स्टेप्स ऑफ फूड चेन बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड वन लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में हम देखते हैं इसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे T1 जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट। T2 जो होता है वो प्राइमरी कार्निवोर होता है, इसमें ग्रास ओवर आ गया। T3 के अंदर सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं, इसमें फ्रॉग आ गया। T4 के अंदर टर्शरी कार्निवोर होते हैं, इसमें स्नेक आ गया। T5 में क्वार्टरनरी और टॉप आते हैं, इसमें ईगल आ गई। ओके, तो इसका लेवल ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। T2 जो होता है वो प्राइमरी में आता है क्योंकि T1 हमेशा प्रोड्यूसर होता है, तो ऐसे T3 अगर हम कहेंगे तो वो सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर। ओके, तो नाउ फूड चेन, अब हम देखते हैं फूड चेन। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एंड इट्स कंटेन्ड एनर्जी passes in an ecosystem with member at one step becoming food or later step of the sequences. कॉमन फूड चेन्स जो होती हैं देखें, जैसे प्रीडेटर और ग्रेजिंग फूड चेन, तो इसमें हम देखते हैं ग्रीन प्लांट आ गया, डियर आ गया, लॉयन आ गया। डेट्राइटस फूड चेन में डेट्राइटस सड़ा गला मटेरियल आ गया, अर्थवॉर्म आ गए, स्पैरो आ गया, ईगल आ गया। इसके बाद पैरासाइटिक फूड चेन हो गई, ठीक। तो इसके बाद आते हैं हम, जैसे एक्वाटिक फूड चेन को अगर हम देखें तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जूप्लैंक्टन हो गया, स्मॉल सब्सटेंसेस, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो गए, वाटर इंसेक्ट्स हो गए, स्मॉल फिश हो गई, लार्जर फिश हो गई एंड किंग फिशर हो गई। तो ये हो गई एक्वाटिक फूड चेन। इसके बाद हम देखते हैं फूड वेव। फूड वेव, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स सो एज टू फॉर्म द नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी इज़ कॉल्ड फूड वेव। एक डिफरेंट फूड चेन का जो एक नेटवर्क होता है उसी को हम फूड वेव कहते हैं। ओके, नाउ एनर्जी फ्लो मॉडल। एनर्जी फ्लो मॉडल अगर हम देखें, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और वन वे सोलर रेडिएशन। जैसे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में आएगी, हर्बीवोर से कार्निवोर में आएगी। इट कैन नॉट पास इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओनली 10% ऑफ हर्बीवोर प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड फॉर raising the productivity of primary carnivore. Higher carnivore are similarly able to retain only 10% of energy present in primary carnivores. It is called 10% law, that is given by Lindemann. Ecological pyramid देखें, these are given by Charles Eltonian, that's why these are called Eltonian pyramids. तो ये 3 तरीके के होते हैं, pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. पिरामिड ऑफ नंबर हम देखें तो ट्रॉफिक लेवल, इट इज़ एन इकोलॉजिकल पिरामिड विच एम्प्लॉयज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें हम देखते हैं जो पिरामिड ऑफ नंबर है इसमें क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ ग्रास ओपर जैसे 10,000 हो गया, ग्रीन प्लांट कितने हो गए, जैसे 10,000 हो गए, ग्रास ओपर 5,000 हो गए, फ्रॉक 2,000 हो गए, स्नेक यहाँ पर 1,000 हो गए, ईगल यहाँ पर हम लिख सकते हैं T5 में ईगल लिख सकते हैं, जैसे जितनी भी हम चाहें। इसमें कोई 10% लॉ नहीं होता। ईगल में हम 10 ईगल लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, 50 ईगल भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, इट इज़ द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल बायोमास इज मेजर्ड
ऑन बोथ फ्रेश और ड्राई वेट ऑफ मास। तो इसके अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है वो कुंटल, किलोग्राम और टन में मेज़र किया जाता है। जैसे एक T1 लेवल पर जो ट्रीज़ हैं वो 10 कुंटल हमने दिखाए हैं, ग्रास ऊपर 1 कुंटल हो गए T2 लेवल पर, T3 लेवल पर फ्रॉग यहाँ पर 2 कुंटल दिखा दिए, T4 लेवल पर स्नेक 5 कुंटल दिखा दिया, ईगल T5 लेवल पर दिखा दिया। ओके, तो इसी तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज़ ए पिरामिड दैट गिव्स द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation on the amount of energy trapped by the different trophic levels per unit area. It is always upright। तो इसमें हम देख रहे हैं इसे ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर कैलोरीज के अंदर मेंशन किए गए हैं। जैसे ग्रास, तो यहाँ 1,00,000 कैलोरी हो गई, इसमें 10% रूल फॉलो होगा। ग्रास ऊपर के अंदर जब जाएगी तो 10,000 कैलोरी हो गई, फ्रॉग के अंदर 1,000 कैलोरी हो गई, स्नेक में 100 कैलोरी हो गई, और इसी तरीके से ईगल में 10 कैलोरीज पहुंची और एरो लग गया अपराइट। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होती है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी में एनर्जी इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन एनर्जी इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मल्टीप्लाई 100। तो photosynthetic efficiency is 1 to 5%. It can also be expressed in relation to PAR when it is 2 to 10%. इसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई 100। एसिमुलेशन एफिशिएंसी अगर हम देखें तो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ फूड एनर्जी एसिमुलेटेड फॉर बॉडी बिल्डिंग टोटल फूड इंगेस्टेड। तो ये आता है एसिमुलेटेड। तो एसिमुलेटेड एफिशिएंसी जगह निकालने के लिए फूड एनर्जी एसिमुलेटेड अपॉन फूड एनर्जी इंगेस्टेड मल्टीप्लाई 100 से निकालेंगे। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट ट्रॉफिक लेवल अपॉन एनर्जी प्रेजेंट इन बायोमास एट अ लोअर लेवल मल्टीप्लाई 100। इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। हम देखते हैं इट इज़ ए सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ एट द सेम टाइम एज द सेम साइट पायनियर कम्युनिटी टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेचर में क्या होता है कि कहीं पर भी हज़ारों साल के अंदर कोई सी भी जो कम्युनिटी डेवलप होती है, जैसे सबसे पहली जो लगती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कम्युनिटी से फिर लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। दो तरीके के हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में देखें बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन ए प्राइमरी बेयर यानी बंजर एरिया लाइक रॉक्स आउटक्रॉप्स इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम अप टू 1000 ईयर्स और मोर। तो इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब आता है सेकेंडरी सक्सेशन में बायोटिक सक्सेशन ऑन ए सेकेंडरीली बेयर एरिया एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर डिफॉरेस्टेशन एंड इट टेक्स 50-100 ईयर्स फॉर ग्रासलैंड एंड 100 to 200 ईयर्स फॉर फॉरेस्ट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इट अकर्स प्राइमरी सक्सेशन में इट अकर्स इन प्राइमरी एरिया फ्रॉम वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। दूसरा पॉइंट सेकेंडरी सक्सेशन में देखें तो इट अकर्स इन एन एरिया विच हैज़ बीन डेवलप्ड वाइडली। थर्ड पॉइंट प्राइमरी सक्सेशन में देयर इज़ नो ह्यूमस इन द बिगनिंग ऑफ द सक्सेशन। एंड थर्ड पॉइंट सेकेंडरी सक्सेशन में ह्यूमस इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सक्सेशन। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में इट इज़ कंप्लीटेड इन 1000 ऑफ द ईयर्स। सेकेंडरी सक्सेशन में it is present at the time of succession and it is completed in 50-100 years. Now Robert Costanza tried to put the price tag on nature and life support services. The average price tag is $33 trillion in a year. तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने इकोसिस्टम के जरिए जितनी भी हमें प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को US डॉलर में उन्होंने मेज़र किया। तो उसका मेज़रमेंट था $33 ट्रिलियन इन ए ईयर। इसके बाद है टाइप ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन हम देख रहे हैं दो तरीके का होता है, हाइड्रार्च एंड जीरार्च। जो एक्वेटिक कंडीशन में होता है उसे हाइड्रार्च कहते हैं और जो जेरिक यानी डेजर्ट कंडीशन में होता है उसे जीरार्च कहते हैं। तो हाइड्रार्च में पहले देखें
द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट स्टार्ट्स इन वाटर बॉडीज एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड हाइड्रार्च। और जीरार्च में देखें द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट स्टार्ट्स विद बेयर रॉक्स और जेरिक कंडीशन एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड जीरार्च। तो अगर हम इसका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हाइड्रार्च में सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी होती है फाइटोप्लैंक्टन, उससे फिर बनते हैं रूटेड सबमर्ज प्लांट बनते हैं, फिर उसके बाद रूटेड हाइड्रोफाइट्स पर और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बनते हैं, फिर उसके बाद सेजिड्स बनते हैं, उसके बाद ग्रासेस बनती हैं, उसके बाद शर्ब एंड ट्रीज बनते हैं जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। इसी तरीके से अगर हम देखें जीरार्च कंडीशन में सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी लाइकेन्स होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स बनते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स बनते हैं, शर्ब एंड ट्रीज बनते हैं, एंड ट्री जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। इसके बाद आता है सेयर। क्या होता है सेयर? व्हाट इज सेयर? द एंटायर सीक्वेंसेस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुल चेंज इन ए गिवन एरिया अप टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सेयर। इसके बाद सरल स्टेजेस, द कम्युनिटी विच गेट established and then replaced in the process of succession is called seral stage। जैसे कि हम देख रहे हैं सेरल स्टेज यहाँ दिखाई है, फाइटोप्लैंक्टन से शर्ब ट्री तक ग्रासेस बनने तक का प्रोसेस जो है सेरल स्टेज कहलाती है। इकोसिस्टम सर्विसेज देखें, इकोसिस्टम सर्विसेज में हम इसमें इकोसिस्टम से मिलने वाले फ़ायदे लिखेंगे। इट इज़ हेल्पफुल इन प्यूरिफाइंग द एयर एंड वाटर। दूसरा पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग drought and flood। Third point, it is helpful in cycling the nutrient। Fourth point, ecosystem maintain the biodiversity। इसी तरीके से ecosystem provides the habitats for the wildlife। ये हो गए ecosystem services। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ट्रांसड्यूसर द ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप्स विच चेंज द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर। इसके बाद की इंडस्ट्री एनिमल हर्बीवोर विच कन्वर्ट द प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल। उन्हें कहते हैं की इंडस्ट्री एनिमल जो हर्बीवोर होते हैं। फंक्शन ऑफ ह्यूमस, it contain the dissolved form of organic and inorganic material provide nutrition to the plant। दूसरा पॉइंट, it is helpful in absorption of water and seed germination। अब जैसे फॉस्फोरस साइकिल अगर हम देखें तो फॉस्फोरस साइकिल जो शुरू होती है वो नीचे से शुरू होती है। मैंने यहाँ पर नंबर डाल रखा है, जैसे रॉक मिनरल्स से सेकंड पॉइंट आएगा। जो रॉक मिनरल्स में वेदरिंग होती है, टूट फूट होती है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो सॉइल सॉल्यूशन बनता है। सॉइल सॉल्यूशन जो होता है अपटेक ऑफ रन ऑफ, वो मिट्टी में बिखर जाता है। सॉइल सॉल्यूशन चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद वो ग्रीन प्लांट के अंदर चला गया तो प्रोड्यूसर आ गए। प्रोड्यूसर जो हैं उसको प्रोड्यूसर्स खा लिए जाते हैं कंज्यूमर्स के ज़रिए, तो वो फॉस्फोरस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आ जाती है। कंज्यूमर जो होते हैं वो डेट्राइटस यानी अपना सड़ा गला मटेरियल डेड बॉडीज़ और फीकल मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो वो डेट्राइटस जो होती है वो डीकम्पोजिशन होता है उसका और उसके बाद फिर से वो दोबारा से सॉइल में मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल रखा है। ये फॉस्फोरस साइकिल है। यूज़ ऑफ फॉस्फोरस अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए, एटीपी एंड सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोरस जो होता है उससे फॉस्फोरस से डीएनए बनता है, एटीपी बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है। इट इज़ इसेंशियल इन मेकिंग बोन्स एंड टीथ एंड शेल्स। जो शेल होते हैं मोलस्क के वो सब फॉस्फोरस की मदद से बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फूड चेन, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड to each other for completing their feeding requirement and energy is transferred one trophic level to another trophic level is called food chain। तो food chain हम देखें दो तरीके की होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होती है जिसमें 2T या 3T होते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हैं T1 में ग्रासेस और T2 में गोट। बात ख़त्म, शेर जो है नहीं आएगा घर में। तो ये हो गया T1 T2। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जंगल के केस में T1 में ग्रास, T2 में गोट और यहाँ शेर आ गया 3 T3 लेवल। तो इस तरीके से ऐसी फूड चेन जिसमें 2 स्टेप हो या 3 ट्रॉफिक लेवल हो उसे सिंपल फूड चेन कहते हैं।
एंड द फूड चेन विच कंटेन 4T और 5T, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स फूड चेन कहते हैं। इसमें देखें 4T का एग्जांपल ग्रास होपर, पहले ग्रासेस आ गई T1 में, ग्रास होपर T2 में आ गई, इसके बाद फ्रॉग आ गया T3 और ईगल आ गया T4। इसी तरीके से फोर्थ स्टेप में अगर हम देखें तो ग्रासेस आ गए T1 में ग्रास होपर, T2 T3 में फ्रॉग, T4 में स्नेक और ईगल आ गया T5। अब आते हैं फूड वेव। फूड वेव क्या है? द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इन विच टॉप कंज्यूमर इज ऑलवेज बेनिफिटेड एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय सेवरल ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड फूड वेव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ईगल जो है टॉप पोजीशन पर है। यहाँ 4 फूड चेन दिखाई हैं ग्रास होपर से, जैसे ग्रास को खाया रैबिट ने और रैबिट ईगल, इसी तरीके से ग्रास को खाया रैट ने और रैट को खा गया ईगल, इसी तरीके से ग्रास को खाया ग्रास होपर फ्रॉग और फ्रॉग को खा गया स्नेक ईगल, इसके बाद ग्रास को खाया स्पैरो ने और स्पैरो को खा लिया ईगल ने। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ईगल के सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं और यहाँ डिफरेंट फूड चेन है। इन डिफरेंट फूड चेन में हम देख रहे हैं कि जो टॉप कंज्यूमर है जैसे ईगल है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके लिए फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें फूड चेन और फूड वेव में डिस्टिंग्विश। तो फूड वेव में इट कंटेन मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 5 होते हैं एंड इट कंटेन न्यूमरस ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन जो होती है इट इज़ ए पार्ट ऑफ फूड वेव, और फूड वेव क्या है? इट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। तीसरा अगर हम देखें फूड चेन में द टॉप कंज्यूमर इज़ नॉट मच बेनिफिटेड, फूड चेन में जो टॉप कंज्यूमर होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, एंड फूड वेव में टॉप कंज्यूमर इज़ हाईली बेनिफिटेड, जैसे कि हमने देखा ईगल के सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीट के क्वेश्चंस। तो ट्रांसड्यूसर आर प्रोड्यूसर, जो ट्रांसड्यूसर हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन एन इकोसिस्टम इज स्टैंडिंग स्टेट। अभी मैंने बताया था कि इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। द टोटल ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन द प्रोड्यूसर इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। रोल ऑफ डेट्रियोवोर्स इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, आंसर आएगा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन होता है इसके ज़रिए। हाइनास एंड वल्चर दोनों जो हैं ये ग्रुप आता है, ये ग्रुप है स्कैवेंजर्स का। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीट में, द परसेंटेज ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन ए कार्निवोर कितनी है? 60%। ठीक, पिरामिड ऑफ नंबर इज स्पिंडल शेप्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में स्पिंडल शेप्ड होता है। 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पिक्स अप CO2 एंड रिलीज O2 एनुअली। तो इसका आंसर आएगा यहाँ कि CO2 के लिए यहाँ पर आएगा 30,000 kg और O2 के लिए आएगा 10,000 kg। फॉस्फोरस रिच फीकल मैटर ऑफ द बर्ड इज़ कॉल्ड गुएनो, ये बहुत आता है। फॉस्फोरस रिच जो बर्ड की पॉटी होती है, फीकल मैटर होता है, उसे गुएनो कहते हैं। एंड द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन वॉज गिवन बाई हर्ट। इसके बाद द फर्स्ट स्टेज ऑफ पायोनियर कॉलोनाइजर ऑफ बेयर रॉक्स आर फोलियोज लाइकेन या क्रस्टोज लाइकेन। तो इसमें हम लिखेंगे क्रस्टोज लाइकेन। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इज जो होती है वो 2 to 10% ऑफ PAR कहलाती है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वॉल्विंग फाइटोप्लैंक्टन इज इन्वर्टेड। की इंडस्ट्री एनिमल आर हर्बीवोर, की इंडस्ट्री एनिमल जो होते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस्ड इन टर्म, इसके 2 यूनिट हैं, अभी बताया था मैंने, ग्राम -2 या ईयर -1 और किलो कैलोरी मीटर -2 एंड ईयर -1। पिरामिड ऑफ नंबर इज आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, दोनों तरीके से हो सकते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, इसके बाद आएगा एडेफिक फैक्टर्स रिफर्स टू सॉइल, वो फैक्टर जो सॉइल रिलेटेड होते हैं उन्हें एडेफिक कहते हैं। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये किसका पिरामिड ऑफ बायोमास है? तो हम कहेंगे लेक। और इकोसिस्टम इज कैसा होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है या बोथ होता है? तो हम कहेंगे इकोसिस्टम इज ओपन।
पिरामिड दैट इज़ नेवर बी इन्वर्टेड, तो वो एनर्जी है, एनर्जी का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट एंड इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से होता है, वो हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। द वेल नोन इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट इज ई.पी. ऑडम है, ई.पी. ऑडम। 1 टन कंटेन हम देख रहे हैं 1000 kg इन फूड चेन, ग्रास, डियर, लॉइन एंड बायोमास ऑफ 2 tons एट द प्रोड्यूसर लेवल विल फॉर्म द बायोमास एट टॉप लेवल। तो हम देखें यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें 20 kg आंसर आएगा, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मास, हर्ब, masses, herbs, shrub and trees replacing one another during the succession are reformed as seral communities, उसे कहते हैं हम seral communities, आंसर आएगा इसमें। stability of ecosystem depends upon interchange between producer and consumer। इसके बाद pyramid of energy is in an ecosystem is always upright, हमेशा अपराइट ही रहेगा। डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो इसमें हम देखेंगे डेट्राइटस फूड चेन एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, तो हम कहेंगे यहाँ बैक्टीरिया पर टिक लगाएंगे। विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पॉन्ड, ओशियन, फॉरेस्ट या डेजर्ट, तो हम कहेंगे फॉरेस्ट पर टिक लगाएंगे। केव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। इफ़ CO2 इज़ रिमूव्ड टोटली फ्रॉम द बायोस्फीयर विच ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, तो इसमें हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। 10% लॉ प्रोड्यूस्ड बाय रेमंड लिंडामैन ने दिया था। द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट, P=R। इसमें ऑप्शन लगेगा ये वाला। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज़ हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इकोसिस्टम क्रिएट्स फूड चेन, फूड वेव या बोथ, तो हम कहेंगे दोनों पे टिक लगाएंगे। हु हैव रिसेंटली ट्राइड द पुट टैक्स ऑन द नेचर, इसको मैं बता चुका हूँ कि रॉबर्ट कोस्टेंजा ने और उनके कुलीग ने उसकी प्राइस टैग बताई थी इकोसिस्टम की। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, तो इसमें आएगा स्पैरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पैरो, गोट और फ्रॉग, तो ऑप्शन है स्पैरो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनिमल ऑक्यूपाई कर सकता है मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल में। इसके बाद विच इज़ नॉट ए गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो इसमें आएगा फॉस्फोरस, जैसे कि हमें पता है वो रॉक से शुरू होती है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ इन्वर्टेड, सी के अंदर जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए फूड, तो इसमें हम देखते हैं फूड वैल्यू किसकी नहीं है, तो ऑप्शन है लिजर्ड, स्नेक या फील्ड रैट या डोमेस्टिक कैट, तो हम कहेंगे डोमेस्टिक कैट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस बाई डेट्राइटस इज कॉल्ड डेट्रियोबोर्स। दोबारा देखें, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस बाई डेट्रियोबोर्स, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन आएगा। इसके बाद आएगा द फर्स्ट प्लांट टू अपीयर इन ए बैडली बर्न फॉरेस्ट एरिया विल मोस्ट प्रोबेबली वी, तो इसमें फॉन पर टिक लगेगा। ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू ए सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी विच इज़ मैजिक, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रिक, जेरिक या मैजिक, तो मैजिक पर टिक लगेगा। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट, P=R, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में P=R पर टिक लगेगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए P=R पर टिक लगेगा। इसके बाद है द लॉस ऑफ एनर्जी एज वन proceed from one trophic level to the next higher trophic level is approximately 90%, जैसे कि हमें पता है लॉस ऑफ एनर्जी 90% होती है और ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी 10% होती है।
ओके, तो 90% पे टिक लगेगा यहाँ पर। इसके बाद द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये है हमारे इकोसिस्टम के क्वेश्चन। हमने यहाँ पर इकोसिस्टम चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ओके, सो नाउ सभी नीट के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नीट के सेवरल ईयर्स के पेपर की तैयारी करें। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।